हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की और साथ में एक अगला टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो फर्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, जेनेसिस का मीनिंग जो होगा दैट इज द फॉर्मेशन, है ना। और स्पर्मेटो ये शब्द इंडिकेट करता है स्पर्मेटोजोआ को, या फिर इस स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना। कहां? टेस्टिस के अंदर, है ना। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज जनरली कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड दी टेस्टिस। कल हमने टेस्टिस का डायग्राम देखा था, डिटेल स्ट्रक्चर देखा था। दिस इज टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम सेक्शनल व्यू में देखें, ट्रांसफर सेक्शंस का देखें, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, या थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल इपिथेलियम है ना, जो जर्मिनल इपिथेलियम है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो जर्मिनल इपिथेलियम है, ये इस जर्मिनल इपिथेलियम की सेल्स डिवाइड एंड रिडिवाइड होने के बाद स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। और स्पर्म फॉर्मेशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 4 फेजेस में पूरी होगी, है ना। ये 4 फेजेस कौन कौन से हैं हम भी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये जर्मिनल इपिथेलियम है, दिस इज जर्मिनल इपिथेलियम, है ना। और जर्मिनल इपिथेलियम की कोई भी सेल डिप्लॉयड होगी, जर्मिनल इपिथेलियम की कोई भी सेल डिप्लॉयड होगी, है ना, डिप्लॉयड सेल है। एट फर्स्ट दिस जर्मिनल इपिथेलियम डिवाइड एंड रिडिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन, है ना। सबसे पहले ये डिवाइड एंड रिडिवाइड करेगी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और डिवाइड एंड रिडिवाइड होने के बाद ये बनाएगी स्पर्मेटोगोनियम, है ना। स्पर्मेटोगोनिया हम कहते हैं, है ना। तो जर्मिनल इपिथेलियम की सेल माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, है ना, डिवाइड एंड रिडिवाइड करेगी। कई बार डिवाइड और कई बार रिडिवीजन इसमें होगा, है ना। कई बार डिवाइड एंड रिडिवाइड करेगी माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, है ना। और माइटोसिस की प्रोसेस में हम देखते हैं कि एक सेल से 2 सेल बनती हैं। एक सेल से कितने सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8। और उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के बराबर ही रहता है, क्रोमोसोम नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, है ना। और इस तरह से जो नई सेल बनेगी, जो नई सेल का फॉर्मेशन होगा, ये कहलाएगी स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारी बनेंगी ये, है ना, स्पर्मेटोगोनिया। और इसको हम जर्मिनल इपिथेलियम को हम प्राइमरी जर्म सेल भी कहते हैं, या स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल भी इसको कह सकते हैं। दिस स्पर्मेटोगोनिया इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, है ना। तो ये जो फेज होगा दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना, जिसमें जर्मिनल इपिथेलियम डिवाइड एंड रिडिवाइड कर रही है, बार बार डिवाइड और बार बार रिडिवाइड करेगी, और बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल्स बनाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है, ये जो फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फेज। तो ये जो पहला फेज है, देखिए यहां से यहां तक का जो फेज है, दिस इज फर्स्ट फेज। मैं नंबर डाल दे रहा हूं, फर्स्ट, है ना। और ये कहलाता है, जो फर्स्ट फेज होगा इसमें, ये कहलाएगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें क्या हुआ, जो प्राइमरी जर्म सेल है, जर्मिनल इपिथेलियम है, इसने माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बार बार डिवीजन किया, और बार बार डिवीजन के बाद एक लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन किया होगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसके बाद क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है ना, ये इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हेल्दी होंगी, है ना, कुछ हेल्दी स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा सा अपने साइज में इनलार्ज हो जाएंगी, थोड़ा सा साइज में क्या हो जाएंगी, हल्का सा इनलार्ज होगी, बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलता। और ये एक पूरी सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और जितने भी स्ट्रक्चर्स एक सेल में प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, है ना। थोड़ी सी इनलार्ज हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा सा बड़े होने के बाद
इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। और ये फेज कहलाता है ग्रोथ फेज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। एंड दिस सेल इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, है ना, क्योंकि केवल ग्रो किया है सेल ने केवल क्या किया है, ग्रो किया है, तो इसलिए ये फेज कहलाता है, जो सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज है ना। तो दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ फेज, ये फेज कहलाएगा ग्रोथ फेज। अब सबसे महत्वपूर्ण फेज आपको स्टार्ट होगा, है ना, और इसको कहेंगे हम मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन, है ना। और मियोटिक जो डिवीजन होगा, जैसे ये एक सेल है, सपोज दैट दिस इज सेल, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 10 है ना। तो जब मियोटिक डिवीजन होगा तो सबसे पहले 2 सेल बनेंगी, है ना, और हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल के कंपैरिजन में। तो 10 थी तो कितने कितने क्रोमोसोम रह गए, 5 क्रोमोसोम रह गए, है ना। उसके बाद ये प्रोसेस एक बार और होगी, लेकिन अब क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, उतना ही रहेगा। जैसे 5 क्रोमोसोम थे तो 5 ही रहेंगे, और एक सेल से 2 सेल बनेंगी। मियोसिस में कभी भी एक साथ एक सेल से 4 सेल नहीं बनती, पहले एक सेल से 2 सेल बनेंगी, दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, फिर ये दोनों सेल एक बार और डिवीजन होगा इन सेल्स में, फिर जाकर टोटल 2 से 4 सेल बनेंगी, है ना। लेकिन जो दूसरा वाला जो डिवीजन हुआ है, ये माइटोसिस की तरह होता है ना। तो मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होती है। ये पहले वाले फेज को कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक्चुअल मियोसिस यही है, और ये कहलाएगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी। मियोसिस फर्स्ट की जो सेल्स हैं, ये मियोसिस सेकंड के अंदर इंटर करेंगी, और एक सेल से 2 सेल बनाएंगी, है ना। 2 सेल थी तो 2 सेल से कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी। और इनका क्रोमोसोम नंबर यहां अगर 2x था, तो हेयर द क्रोमोसोम नंबर x हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस यहां आपको भी होनी है ना। तो जो थर्ड फेज है, दैट इज द मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इट अंडरगो द मैच्योरेशन फेज, है ना। क्वेश्चन आता है कि अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो इससे कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, या कितने स्पर्मेटाइड बनेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सेल जब इंटर करेगी तो एक सेल से कितने, फर्स्ट फेज में 2 बनेंगे ना, एक ये और एक ये बनेगा, है ना। और इन दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल के कंपेरिजन में। अगर 2x था तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, x रह जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और क्रोमोसोम में आपको हाफ हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्पर्मेटोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम 300 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। तो बिल्कुल डबल बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहां पर तो मियोसिस फर्स्ट हुई है, दिस इज मियोसिस फर्स्ट। ये मैच्योरेशन फेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैच्योरेशन फेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, केवल मियोसिस फर्स्ट हुई है। अब ये सेल मियोसिस सेकंड में इंटर करेंगी, ये दोनों ही सेल इंटर करेंगी मियोसिस सेकंड में, और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। इससे भी 2 सेल बन गई, जैसा कि मैं आपको देख रहे हैं, और इधर भी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटाइड बनेंगे, और इन स्पर्मेटाइड में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में, है ना। अब ये क्या कहलाएंगे, स्पर्मेटाइड कहलाएंगे। इन स्ट्रक्चर को हम स्पर्मेटाइड कहेंगे, है ना। स्पर्मेटिड बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिड इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम 300 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। 300 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो कितने बनेंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, है ना। तो इस तरह से घुमाकर इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो पूरा फेज है, यहां से लेकर इधर तक का ये तीसरा फेज है, इसको हम कहते हैं दिस इज द मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज।
तो मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होगी, है ना। और इसमें दो स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, और देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अंडरगो द मियोसिस सेकेंड, नाउ अंडरगो मियोसिस सेकेंड, और बनाएगा स्पर्मेटिड, है ना। और स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम में क्या रहेगा, सेम रहेगा सेकेंडरी स्पर्मे साइट के कंपैरिजन में, है ना। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है राउंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन स्पर्म किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, स्पर्म तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, मोडल स्ट्रक्चर है, पूंछ वाला स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो इन राउंडेड स्ट्रक्चर का के शेप में चेंज आएगा, और ये राउंडेड से कैसे बन जाएंगे, लंबे से बन जाएंगे, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। मींस इनके स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये चौथी प्रोसेस होती है, दिस इज दी फोर्थ प्रोसेस। ये स्पर्म फॉर्मेशन की चौथा स्टेप है, और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि कई सारे चेंजेस इसमें होंगे जो एक राउंडेड स्ट्रक्चर को एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो फोर्थ फेज है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ फेज को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, है ना, स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से इसको जानते हैं हम, ठीक है। तो ये चौथा फेज है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपको 4 फेज देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी, और जो प्राइमरी जर्म सेल है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी, बार बार अगेन एंड अगेन डिवाइड करेगी माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, और लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ये डिप्लॉइड सेल स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी, है ना। इसमें से कुछ हेल्दी स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा करेंगी और कहलाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाउ अंडरगो दी मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन डिवीजन, और इसमें क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। फर्स्ट जब मियोसिस होगी तो एक सेल से 2 सेल बनेंगी, और दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में हाफ रह जाएगा, मतलब हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन आपको हो जाएगा। और गैमेट्स जो होते हैं जो वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इनमें फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बने हैं, इसमें मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होगी और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। दिस स्पर्मेटिड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जाएंगे और स्पर्मेटोजोन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इसको हम कहेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के नाम से इसको हम जानेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। और कहां होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, गोनाइड में। और मेल गोनाइड क्या है, मेल गोनाइड है टेस्टिस, और जो स्पर्म बनेंगे ये कहलाएगा मेल गैमेट, है ना। तो स्पर्म जो होगा वो मेल गैमेट है, क्लियर। और स्पर्म कहां बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेंगे, और जिस समय बन रहे होंगे तो उस समय एनर्जी प्रोवाइड करेगी कौन सी सेल्स, शर्टुली सेल्स इनको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, है ना। और बनने के बाद दीज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इनसाइड दी इपीडाइडिमस, है ना, इपीडाइडिमस के अंदर ये स्टोर्ड हो जाएंगे। और कॉपुलेशन के टाइम पर ये बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे तो सीमेन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। और सीमेन क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेन एक लिक्विड है ना, जो कई सारी ग्लैंड का सिक्रेशन है ना, मिक्सचर ऑफ सिक्रेशंस है ना। कौन कौन सी ग्लैंड का, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, या बल्बो यूथेरियल ग्लैंड है। इन ग्लैंड के से निकलने वाले सिक्रेशन प्लस 10% स्पर्म्स को हम सीमेन बोलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। अभी स्पर्म बने हैं, इन स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो ये स्पर्म बना है, ये स्पर्मेटोजोआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इस पर डिटेल में हम आगे देखते हैं। दिस इज, देखिए ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। ये एक स्पर्म का डायग्राम है ना, ये एक स्पर्म का डायग्राम है। और स्पर्म मोटाइल स्ट्रक्चर है जो मूव कर सकता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये क्या करता है, मूव करता है, मूवमेंट शो करता है। और कहां तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना। और 3 इसके पोर्शन देखने को मिलेंगे हमें,
है ना। 3 पोर्शन से मिलकर ये बना हुआ है। एक कहलाता है हेड, दूसरा कहलाता है मिडिल पीस और तीसरा कहलाता है आपका टेल, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन दिखाई देगा इस स्पर्म में, ये देखो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये कहलाएगा हेड। अब इस हेड में क्या क्या आएगा आगे देखेंगे। यहां से लेकर इधर तक का जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाता है मिडिल पीस, है ना, और ये पीछे का पोर्शन टेल है। तो 3 पोर्शन इसके अंदर दिखाई देते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल, है ना। तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। अब जो हेड है ना, हेड में 2 चीजें हैं, एक तो रहेगा न्यूक्लियस, ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, और इसके सबसे टर्मिनल पार्ट में न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोम क्या है। ये एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जो बना रहता है किससे, गोल्जी बॉडी से, है ना। गोल्जी बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, उन गोल्जी बॉडी से ये एक्रोसोम बने रहेगा, और इस एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, है ना। और इस एक्रोसोम का फंक्शन क्या होगा, जब स्पर्म एक्स से टकराएगा, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में स्पर्म मूव कर रहा है, और जैसे ही स्पर्म एक्स से टकराएगा तो ये एक्रोसोम फट जाएगा, और एक्रोसोम के फटने से लाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे, है ना, लाइसोजाइम रिलीज होगा, और ये लाइसोजाइम या लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, अंडे में छेद करेंगे, एग में छेद करेंगे, जिससे कि न्यूक्लियस एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, जिससे कि न्यूक्लियस को एग के अंदर पहुंचा दिया जाए, और एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मीट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम है, लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है ना। ये लाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, एग लाइसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन लाइटिक एंजाइम का काम क्या होगा, एग लाइसिस, एग की जो लेयर है उसको डिसॉल्व करने का काम इसका होगा, है ना। और दूसरा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भाई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना। अगर मिडिल पीस को की हम बात करें, अगर मिडिल पीस की हम बात करें तो यहाँ आपको माइटोकॉन्ड्रियल सीथ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल सीथ पाई जाती है। जो आपको ये इस तरह का स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल सीथ। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल सीथ, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल सीथ है। अब देखिए स्पर्म क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। स्पर्म के मूवमेंट के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर कौन है, ऑर्गेनेली कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एक सीथ प्रेजेंट रहेगी जो मूवमेंट के समय स्पर्म को कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। और सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है टेल, सबसे नीचे हमें क्या दिखाई देगा, टेल दिखाई देगा। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, या इसको हम स्पर्मेटोजोन भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोन और स्पर्म एक ही चीज है ना। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना। इट फॉर्म द कैप ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की कैप को बनाएगा, है ना। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डेराइव्ड है, एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या लाइटिक एंजाइम्स विच आर एसेंशियल फॉर द एग लाइसिस, है ना। और कब होगी एग लाइसिस, जब स्पर्म कहाँ पहुंचेगा, एग से मीट करेगा, एग के पास पहुंचेगा, क्लियर। और उसकी लेयर को डिसॉल्व करके न्यूक्लियस को एग के अंदर पहुंचाएगा, है ना। और मिडिल पीस की अगर बात करें तो मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल सीथ के रूप में अरेंज रहेंगे, दैट इज एसेंशियल फॉर स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म के मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रियल सीथ जरूरी है ना। अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल सीथ नहीं होगी तो स्पर्म मूव नहीं करेगा। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। स्पर्म मोटिलिटी किसके लिए एसेंशियल है, फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और टेल लास्ट में रहेगी, टेल, ठीक है, लास्ट में क्या रहेगी, टेल प्रेजेंट रहेगी।
अब एक क्वेश्चन आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैच्योर स्पर्मेटोजुआ के फॉर्मेशन की प्रोसेस, है ना। स्पर्मेटोजुआ के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? तो स्पर्मेटोजुआ के फॉर्मेशन में लगभग 64 डेज का समय लगता है ना। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो इसकी जो टाइमिंग है, जो टाइम पीरियड है, ये 64 डेज का टाइम पीरियड है। 64 डेज का इसमें टाइम लगेगा। कंप्लीट टाइम इसका 64 डेज है। और स्पर्मेटोजुआ कह सकते हैं, या इसको स्पर्मेटोजोन बोल सकते हैं, या इसको स्पर्म बोले, एक ही बात है। और इसकी जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है। कहाँ होगी? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। और स्पर्म बनने के बाद 64 डेज स्पर्म के बनने में लगा, और ये इपीडाइडिमस में स्टोर हो जाएंगे, है ना। और इजैकुलेशन के टाइम पर निकलेंगे। और कितने स्पर्म लगभग रिलीज होते हैं, कितने स्पर्म एक इजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं? तो लगभग 3 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं, है ना। और लगभग 30 मिलियन स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है पर डे। एक ह्यूमन में, एक मेल में लगभग 30 मिलियन स्पर्म्स का प्रोडक्शन लगातार होते रहता है ना। तो ये स्पर्म से रिलेटेड चीज़ें थी। स्पर्मेटोजेनेसिस की हमने प्रोसेस पढ़ी, स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा। आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।